म्यूचुअल फंड्स तो स्टॉक से भी ज़्यादा सेफर होते हैं इन्वेस्टर के लिए। आज यह वीडियो में इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। इसमें म्यूचुअल फंड्स होते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। अब आपके लिए एक सवाल उठते हैं कि यह इक्विटी म्यूचुअल फंड्स तो सिर्फ स्टॉक में ही इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं, लेकिन अब किस तरीके से बोल सकते हैं कि म्यूचुअल फंड स्टॉक से भी सेफर हो सकेंगे। यह वीडियो में इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करते हैं। पहले हम बात करने वाले चीज़ होते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए होने वाले लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स के साथ आप तो लिमिटेड स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई कर सकेंगे। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वही प्रिंसिपल के लिए होते हैं कि ₹5,000, 10,000 और 1 लाख, उसके लिए आप तो 1 और 2 फंड्स में इन्वेस्ट कर सकेंगे और आपके लिए आसानी से डाइवर्सिफाइड 50 to 60 स्टॉक्स इन्वेस्ट करने में मौका दे दिया जाते हैं। अगर आप वही प्रिंसिपल अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन होते हैं कि 5 to 6 स्टॉक्स, और ये तो भी बिग डील होते हैं। इसीलिए म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन तो ज़्यादा आसानी होते हैं और डाइवर्सिफिकेशन तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यही आपका इन्वेस्टमेंट का सेफ्टी कोशन को बढ़ा कर सकेंगे। जब आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सेफ्टी कोशंट हो सकते हैं तो आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में भी आपके लिए ज़्यादा मदद कर सकेंगे। इसी कारण के लिए हम कह सकें कि जब आप सेफ्टी कोशन के बारे में सोचते हैं तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा तरीका हो सकेंगे स्टॉक से कंपेयर किए तो। हम बात करने वाले दूसरी चीज़ होते हैं कि रिसर्च। जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो आप तो ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है कि किस तरीके का स्टॉक आपके लिए आइडियल होते हैं। जब आप स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो आप तो ज़्यादा खुद रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। आप एज ए इन्वेस्टर के लिए स्टॉक्स का प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के बारे में जानकारी होने की ज़रूरत पड़ती है। अब तो यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह स्टॉक तो किसी भी इंडस्ट्री जो आसानी से ख़राब हो सकेंगे उसके लिए लिंक्ड हो सकेंगे या नहीं। इसके साथ आप तो क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स पर भी ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे पीई रेशियो और कि पीबी रेशियो। अब तो यह सभी चीज़ों को खुद ही रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। इसी कारण के लिए आप एज ए इन्वेस्टर के लिए तो ज़्यादा समय लगती है और यह समय आप अलोकेट करने में भी आपके लिए ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे। बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट वो इन्वेस्टर तो एनालाइज नहीं कर सकेंगे। इसी कारण के लिए वो इन्वेस्टर तो प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड मैनेजर को मदद ले सकेंगे, क्योंकि प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड मैनेजर के लिए एक टीम होने के कारण वो तो आसानी से इन डेप्थ रिसर्च कंडक्ट कर सकेंगे। अब जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए इच्छा करते हैं तो आप तो उस कंपनी को डायरेक्टली विजिट कर सकेंगे। अगर आप सही स्टॉक चुन कर दिया जाते हैं तो भी वो तो गाइडेंस दे सकें कि उसके लिए आइडियल टाइम तो क्या होते हैं, और उसके वजह से आपको जानकारी मिलती है कि आप यह स्टॉक अब खरीदना चाहिए और कुछ समय होने के बाद खरीदना चाहिए। अब तो किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, किसी सेक्टर से आपका इन्वेस्टमेंट तो आप तो बाहर निकलना चाहिए। यह सब सवाल के जवाब तो फंड मैनेजर तो आप एज ए इन्वेस्टर के लिए आसानी से दे सकेंगे, क्योंकि इसका एक्चुअल काम ही यही होते हैं। हम ज़्यादा लोग तो अलग अलग प्रोफेशंस में होने के कारण एक ही एक समय में हमारा प्रोफेशन और हमारा स्टॉक इन्वेस्टमेंट हैंडल करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे, और हम आसानी से कह सकेंगे फंड मैनेजर तो हमारा स्टॉक इन्वेस्टमेंट हमसे भी अच्छा तरीके से हैंडल कर सकेंगे, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा समय भी हो सकेंगे और मार्केट के बारे में उसके लिए ज़्यादा जानकारी होने के कारण उसके लिए ज़्यादा मदद कर सकेंगे कि वो तो ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर सकेंगे। इसी कारण के लिए हम बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स से म्यूचुअल फंड तो रिसर्च पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा मदद कर सकेंगे। हम बात करने वाले तीसरी चीज़ होते हैं कि पॉसिबिलिटी फॉर 100% लॉस। इसका अर्थ होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट तो ज़ीरो भी हो सकेंगे। आप तो पूछते हैं क्या मौका होता है कि मेरा सभी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो सकते हैं। अगर आप सभी इन्वेस्टमेंट स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट भी ज़ीरो भी हो सकेंगे, क्योंकि कुछ बिजनेसेस तो लॉस सफ़र करने के कारण और कुछ कंपनी तो वो क्लोज करने के कारण आपका स्टॉक्स की वैल्यू भी ज़ीरो होने का मौका तो ज़्यादा हो सकेंगे। जब आप तो कंपनी का स्टॉक्स खरीद कर दिया जाते हैं, लेकिन उस कंपनी तो अनलिस्टेड होने के कारण उसका ट्रेड वैल्यू भी ज़ीरो हो सकेंगे। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड कंसिडर कर दिया जाते हैं तो वो तो अक्रॉस 40 to 50 स्टॉक्स इन्वेस्ट करने के कारण अगर किसी भी 2 कंपनी लॉस हो चुका है और किसी भी 2 कंपनी अनलिस्टेड होते हैं तो भी वो इन्वेस्टर के लिए उतना सफरिंग्स नहीं होते, क्योंकि बाकी सब उसी तरह होने की मौका तो ज़्यादा कम ही पड़ती है।
अगर आप देखें तो स्टॉक में 100% लॉस होने का मौका तो ज़्यादा हो सकेंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड में देखें तो उसी तरह पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर देखें तो यह तीनों एस्पेक्ट्स में भी आप कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक से भी अच्छा तरीके से मदद कर सकेंगे और उसका सेफ्टी क्वेश्चन को भी वो तो बढ़ा कर सकेंगे। मैंने आपके लिए एक बोनस पॉइंट बोलना चाहता हूँ, हम तो इसको फोर्थ पॉइंट की तरफ भी कंसिडर कर सकेंगे। ये तो सेफ्टी क्वेश्चन के बारे में नहीं होते, लेकिन इन्वेस्टर के लिए जानकारी होने की ज़रूरी पड़ती है और वो होते कि टैक्सेशन। जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स का ओवरऑल टैक्सेशन देखें तो ये तो सेम तरीके से ही काम कर दिया जाते हैं। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक से 1 साल से पहले विड्रॉ कर दिया जाते हैं तो उस पर अब तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देने की ज़रूरी पड़ती है और वो होते हैं कि 15%। अगर आप 1 साल होने के बाद विड्रॉ कर दिया जाते हैं तो उसके लिए अब तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देने की ज़रूरी पड़ती है और वो होते हैं कि 10%। दोनों इन्वेस्टमेंट में भी टैक्स रूल्स तो सेम ही होते हैं, लेकिन एप्लीकेशन पार्ट पर ज़्यादा अलग पड़ती है। अब देखेंगे एक उदाहरण। अगर एक इन्वेस्टर तो डायरेक्टली HDFC बैंक स्टॉक्स खरीद कर दिया जाते हैं तो 6 महीने होने के बाद उस स्टॉक्स को बेचते हुए वो तो कोटक बैंक स्टॉक्स खरीदने के लिए इच्छा कर दिया जाते हैं और उसी समय जब वो बेचते हैं उसके लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देने की ज़रूरी पड़ती है। लेकिन अगर यही काम फंड मैनेजर तो म्यूचुअल फंड में कर दिया जाते हैं तो उसके लिए कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं होते हैं और इन्वेस्टर के लिए भी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं होते हैं। म्यूचुअल फंड्स में देखें तो जब आप म्यूचुअल फंड से एग्जिट करना चाहते हैं उसी समय ही आप तो टैक्सेबिलिटी के लिए अकाउंटेबल होते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो में आप तो किसी भी चर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए आप तो टैक्सेस देने की ज़रूरी पड़ती है, लेकिन अगर आपने म्यूचुअल फंड मैनेजर वजह से यह काम कर दिया जाते हैं तो उसी समय आपका पोर्टफोलियो के लिए आप तो कोई भी टैक्सेस देने की ज़रूरी पड़ती है। अगर आप म्यूचुअल फंड स्कीम से बाहर आते हैं तो उसी समय आप तो टैक्सेस के लिए खर्च करने की ज़रूरी पड़ती है। और दूसरे पॉइंट होते हैं कि अगर आपने टैक्सेशन के बारे में सोचते हैं तो अगर आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं वही स्टॉक आपके लिए डिविडेंड्स को डिक्लेयर कर दिया जाते हैं। अब यह सिनेरियो में वो स्टॉक्स देने वाले डिविडेंड्स के लिए इन्वेस्टर तो टैक्स स्लैब रेट पर ध्यान रखकर वो तो टैक्सेस के लिए खर्च करने की ज़रूरी पड़ती है। लेकिन अगर वही काम म्यूचुअल फंड मैनेजर कर दिया जाते तो वो तो मिनिमम 20 to 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। अगर वो 20 to 30 स्टॉक्स डिविडेंड्स को डिक्लेयर कर दिया जाते तो भी वो तो किसी भी टैक्सेस देने की ज़रूरी नहीं पड़ती है। पहले चीज़, आपके लिए किस तरीके का गोल्स होता है, किस तरीके का इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आपका गोल्स के लिए अलाइन होते हैं, यह सब एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट में फाइनेंशियल एडवाइजर तो आपके लिए गाइडेंस दे सकेंगे। दूसरी चीज़, अगर देखें तो आपका रिस्क अपटाइट और रिस्क प्रोफाइल पर ध्यान रखकर वो तो सही इन्वेस्टमेंट स्कीम चुनने में ज़्यादा मदद कर सकेंगे। तीसरी चीज़ होता है कि ओवरलैप रेशियो। अगर अपने स्पेसिफिक फ़ंड इन्वेस्टमेंट के लिए चुन कर दिया जाते और दूसरे फ़ंड चुनने के बारे में सोचते हैं तो फाइनेंशियल प्लानर आपके लिए मदद कर सकें कि ओवरलैप रेशियो को देखने के लिए, जिसके वजह से अगर ओवरलैप रेशियो दोनों फ़ंड के लिए कम होते हैं तो फाइनेंशियल एडवाइज़र तो आपको रेकमेंड करते हैं कि आप तो दूसरे फ़ंड में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर ओवरलैप रेशियो ज़्यादा होते हैं तो फंड मैनेजर तो यही बोलते हैं कि दूसरे फ़ंड में इन्वेस्ट करने से आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलते हैं। चौथा चीज़ होता है कि वो तो एलोकेशन के बारे में आपके लिए मदद कर सकेंगे कि कितना इक्विटी फंड में आप तो एलोकेट करना चाहिए आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में और कितना इक्विटी में आप तो स्पेसिफिकली इन्वेस्ट करने की ज़रूरी पड़ती है, जिसके वजह से आपको वेल्थ बनाने के लिए मदद कर सकेंगे। यह सब तो फाइनेंशियल प्लानर और एडवाइजरी आपके लिए एक अच्छा गाइडेंस दे सकेंगे। इसी कारण के लिए जब आप इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने से पहले एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र और प्लानर को अप्रोच करने की ज़रूरी पड़ती है और जब आप अप्रोच करते ही आपको सारे चीज़ों के बारे में जानकारी मिलते हैं, वो जानकारी वजह से आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में भी ज़्यादा आसानी लगती है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए,
फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।